नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज भाई आपका फिजिक्स का चैप्टर करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपकी बुक के अंदर ये 10th चैप्टर है और फिजिक्स का आपका जो है पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम कर चुके हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फटाफट करते हैं। सबसे पहली चीज, लाइट होती क्या है? लाइट क्या है? एक ऐसा एनर्जी है, ऐसी ताकत है जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इसके अलावा एक थर्ड चीज और होती है जिसको बोला जाता है डाइफ्रैक्शन। वो चीज क्या होती है? लाइट की विशेषता होती है कि लाइट जब किसी भी चीज पे टकराती है तो टकराने के बाद क्या आ जाती है? टकरा के वहां से वापस आ जाती है। कई बार लाइट ऐसा होता है कि लाइट टकरा के किसी भी चीज से उसके आर पार निकल जाती है। ये दोनों, किसी भी चीज से लाइट का टकरा के आना रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज के अंदर से लाइट का आर पार हो जाना वो क्या है? रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं लाइट ओरिजिनेट कहां से होती है, बनती कहां से है। ये बनती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स द्वारा। ये आप छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, जो यानी लाइट को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि जब लाइट उन पे पड़ती है तो उस लाइट पड़ने की चमक में हम उनको क्या करवाते हैं? देख पाते हैं। किसके कारण देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने अभी डिस्कस किया था, वो होता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या चीज होगी? डाइफ्रैक्शन क्या चीज होगी भाई? डाइफ्रैक्शन लाइट की एक और विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे पड़ती है, बिल्कुल एक्सट्रीम बाहर के कोने जो होते हैं उन पे पड़ती है, तो लाइट स्लाइट बेंड हो जाती है। मतलब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ये कॉर्नर्स हैं, तो यहां से लाइट अगर इस तरीके से लाइट आती है तो वो हल्का सा इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये क्या होता है आपका? डाइफ्रैक्शन। इस कॉन्सेप्ट को बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल, कोई भी बीच में उसके लाइट के रास्ते में आई रुकावट के कोनों पे लाइट का मुड़ जाना, वो क्या कहलाता है? डाइफ्रैक्शन। तो ये तीनों के तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इनकी कोई भी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है ओपेक। क्या बोला जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। जिनके अंदर से लाइट आर पार हो जाती है, कंप्लीट लाइट चली जाती है लगभग। ट्रूली कोई भी 100% एफिशिएंट ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होता कि पूरी की पूरी लाइट टकरा के उससे वापस आ जाए, लेकिन फिर भी जिसमें लगभग 100% लाइट टकरा के वापस आ जाती है वो क्या कहलाता है? ओपेक। कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है। इसके बाद एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी ऐसी चीजें जिनके अंदर से मोस्टली लाइट क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है, वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसके बाद तीसरी चीज होती है वो ट्रांसल्यूशन। छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। ट्रांसल्यूशन ऐसी चीजें जिसके अंदर ये दोनों फिनोमेना होते हैं, दोनों प्रोसेस होते हैं, यानी उसके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट तो क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है, और थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसल्यूशन। ये चीजें आप बहुत छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो। तो आज हम जिन ओपेक ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे कि लाइट जब टकरा के वापस आती है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लिए यहां पे हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन पार्ट के लिए, कौन से पार्ट के लिए? रिफ्लेक्शन पार्ट के लिए स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करेंगे। मिरर क्या होता है? दर्पण। दर्पण वो चीज जिसके अंदर हम जब उसको सामने देखते हैं तो हमें अपनी परछाई नजर आती है, हमें अपने जैसी ही कोई शकल नजर आती है उसके अंदर। ये मिरर यूजुअली एक तो प्लेन मिरर होता है, हाउस होल्ड मिरर जो घर में यूज करते हैं। जब उसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं तो उसके अंदर हमें एज इट इज मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर की विशेषताएं। प्लेन मिरर जो होगा उसके अंदर जो हम परछाई देखते हैं तो वो कैसी परछाई दिखाई देती है? वो सीधी परछाई दिखाई देती है। जैसी परछाई
हम देखना चाहते हैं जैसे हम होते हैं वैसे ही उसके अंदर क्या आते हैं, नजर आते हैं। कितने बड़े नजर आते हैं? अगर सिंपल मिरर की बात की जाए, सिंपल प्लेन मिरर की बात की जाए, तो उसके अंदर हम इतनी ही दूरी पे नजर आते हैं जितनी दूरी पे हम वास्तव में खड़े होते हैं, इतने ही बड़े नजर आते हैं जितने बड़े हम होते हैं। लेकिन एक चीज होती है उस मिरर के अंदर, एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। वो क्या होता है कि हमें राइट का तो लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा ये अगर राइट हैंड है तो मिरर के अंदर ये मेरे को कौन सा हैंड दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। यानी मिरर में मैं कुछ इस तरीके से दिखाई दूंगा। तो इस तरीके की जो इमेज होती है उसको उल्टी तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है, पैर नीचे है तो नीचे ही दिखाई देते हैं। लेकिन इसको नाम दिया गया है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जिस इमेज के अंदर लेफ्ट का राइट दिखाई दे और राइट का लेफ्ट दिखाई दे। ये होता है आपका जो सिंपल मिरर होता है उसका काम, कि जो भी हम परछाई उसके अंदर देखेंगे वो कैसी होगी, वो सेम साइज की होगी। जितने साइज का सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतनी ही दूरी पे शीशे के अंदर बनेगी, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट शीशे से रखा गया है। और वो उसमें लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। अब बात करते हैं, एक होती है आपकी रियल इमेज, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल और रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है सच्चाई की परछाई, सच में जो परछाई होती है। जैसे मैं बोर्ड पे इस तरीके से हाथ वेव कर रहा हूं तो यहाँ पे जो ये परछाई बनी है मेरी सच्ची में परछाई है। यहाँ पे सचमुच में कुछ न कुछ लाइट का रास्ता रुका है और परछाई बनी है। लेकिन शीशे के अंदर मेरे को जो नजर आता है वो सच्चाई में परछाई नहीं होती। जो स्क्रीन पे आप देखते हो, अगर आप पर्दे पे कोई भी परछाई देख रहे हो, पर्दे का मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे पर्दा ही लगा दिया। पर्दे का मतलब बोर्ड पे, फ्लोर पे, कहीं पे भी अगर आप परछाई देख रहे हो तो वो आपकी सच्ची में परछाई है। लेकिन जो शीशे के अंदर आप परछाई देखते हो, यानी दर्पण के अंदर जो आप परछाई देखते हो, वो सच्चाई नहीं है। उसमें हमारे को प्रतीत होता है ऐसा जैसे शीशे के अंदर कुछ है, लेकिन एक्चुअली में शीशे के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी इमेज को क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। तो जो अपना आपका कॉमन मिरर होता है यानी सिंपल प्लेन मिरर होता है, उसके अंदर कैसी इमेज होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल होती है। सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। अब ये क्यों बनती है इमेज? ये मैंने बताया था कि किसके कारण बनती है? रिफ्लेक्शन के कारण। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस एक बार मैं जल्दी से इनको दोनों लॉज को बता देता हूं, उसके बाद जो जो टर्म्स इन लॉज के अंदर यूज होंगी उन टर्म्स को डिफाइन करेंगे और स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करेंगे। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है। सबसे पहला आपने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एक चीज होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता है उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। ये चीजें वो हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, ये इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस भी आता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें अभी हम करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर को लेते हैं। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। देखिए
सफेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सफियर क्या होता है आपका गोला, गोले की फॉर्म में जो मिरर होते हैं। एक्चुअली में मिरर होते कैसे हैं, जैसे आपने सिंपली कोई इस तरीके का सरफेस ले लिया, इस तरीके का कोई सरफेस ले लिया, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, अंदर की तरफ बेंड है, आपका चम्मच होता है जैसे सीधी तरह से चम्मच, जहां पे आप चम्मच के अंदर चीजों को होल्ड करते हो, अगर उस तरफ का चम्मच देखा जाए तो एक मिरर तो इस तरीके का होता है। एक चम्मच का बैक साइड, एक मिरर होता है चम्मच के बैक साइड जैसा, यानी कुछ इस तरीके से, बैक साइड से चम्मच ऐसा ही दिखाई देगा, और इस साइड से क्या हो जाता है, ये पॉलिश हो जाता है। तो इमेज जो होती है वो इस सरफेस के कारण बनती है। इस तरीके से जब चम्मच के पीछे से देखते हैं हम तो इस सरफेस के कारण इमेज बनती है, और इधर से क्या हो जाता है, ये कवर हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो मिरर जो होते हैं इसको बोला जाता है कनकेव मिरर, और इसको बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। अब होता क्या है, एक ही मिरर से आपको मिरर की भी चीजें समझ आ जाएंगी, और इसमें आपका जो आगे पोर्शन आएगा, लेंस आएगा, वो भी काफी इसके अंदर से क्लियर हो जाएगा। बाकी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं कनकेव मिरर के साथ आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सपोज दिस इज कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है इधर से, तो इसके बिल्कुल सेंटर से एक जो नॉर्मल गुजरती है, यानी इस तरीके की लाइन जो होती है बिल्कुल जो इसके बीचों बीच से आती है, वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम मिरर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी भी तरीके की कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम किसी वस्तु को रखते हैं। दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे मिरर से टकराता है वो चीज कहलाती है पोल। क्या कहलाती है? पोल। ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है मिरर का, ये पूरा का पूरा जहां पे लाइट पड़ सकती है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो आपका कहलाता है अपर्चर। क्या कहलाता है? अपर्चर। अपर्चर ऑफ द मिरर, ये पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका, ये क्या है? अपर्चर। अब कोई भी ऐसा मानते हैं जब लाइट की कोई भी किरण किस पे? शीशे पे टकराती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराती है, यानी कुछ इस तरीके से लाइट जाती है और इस तरीके से क्या करती है? इस पे टकराती है। चाहे वो एक है, दो है, तीन है, कितनी भी है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ही क्या करती है? मिरर पे टकराती है। अब जो रेज मिरर पे टकराती हैं रिफ्लेक्शन के लिए, उन रेज को बोला जाता है इंसिडेंट रेज। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रेज। अब दूसरा होता है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ऐसा नहीं है रेज ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट में रेज जो होती हैं वो पैरेलल टकराती हैं, अदरवाइज आपकी रे किसी भी तरीके से इस पे टकरा सकती है। अब एक होता है एंगल ऑफ, ये सपोज ये रे टकरा के और इस तरीके से क्या आ गई? वापस आ गई। ये क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। फिर एक होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से कोई रे आई, किसी भी तरीके से वो मान लिया ये यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद वापस निकलती है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई लिख देता हूं इसको, और ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, वो क्या होता है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। और प्रिंसिपल एक्सिस और क्या बोलते हैं, ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाके कोई भी रे, ध्यान से सुनिए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल
कोई भी किरण जब मिरर से टकराती है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर हमेशा एक ही जगह से गुजरती है। यानी ये पैरेलल लाइन थी इसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल थी, तो टकराने के बाद अगर ये यहां से गुजरी है तो ये भी यहीं से गुजरेगी। अगर कोई और भी लाइन है इस तरीके से टकराती है तो वो भी टकराने के बाद इस तरीके से गुजरेगी। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे मिरर पे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस से वापस गुजरती है वो पॉइंट कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। इसको बोल देते हैं फोकस। कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, पजल होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा है भाई। ये मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी रे टकराएगी यहाँ से, तो वो टकराने के बाद इससे प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर से होकर गुजरेगी। कोई भी पैरेलल हो, ये पैरेलल है, यहाँ से अगर कोई पैरेलल लाइन हुई वो भी यहीं से गुजरेगी। तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे शीशे से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी, तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कॉमन पॉइंट से निकलेगी और उस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है क्या? फोकस। अब एक होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए समझना बड़ा आसान है। हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ द मिरर और लेंस, कुछ भी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मान लिया ये है, ये तो आधा गोला प्रतीत हो रहा है आपको कि पूरी तरीके से तो स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर टाइप में ये लग रहा है आप हमारे को। लेकिन अगर मान लिया इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं इस गोले का क्या होगा? सेंटर भी होगा। और ये सेंटर आपका क्या कहलाता है? इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोकस को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी इतनी ही होती है फोकस से जितनी की फोकस की दूरी किससे होती है? पोल से होती है। यानी फोकस जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा। फोकस कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। यहां से यहां तक की दूरी इतनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी इतनी होगी। इस दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोला जाएगा? पोल और फोकस के बीच की दूरी को। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा? फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा? किसी भी चीज के सेंटर से उसके ऊपर किसी पॉइंट तक के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? रेडियस। तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी पोल से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक की दूरी होगी वो क्या होगी? फोकस। उम्मीद है समझ आया होगा। बड़ी आसान सी टर्म्स है और मैंने बहुत जल्दी में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो में पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको बेहद आसानी के साथ ये चीज समझ आ जाएगी। और मेरी कोशिश है कि 20-25 मिनट के अंदर मैं इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करवा दूं ताकि आप क्विकली इसका रिवीजन कर सकें। तो अभी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? देखिए भाई, ये अगर आपका मिरर है और ये जो टर्म्स मैंने बताई थी 2 मिनट पहले, ये कनकेव मिरर के लिए भी हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए भी हैं, लेंसेज के लिए भी हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। सपोज ये कनकेव मिरर है या कोई भी मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, सबके लिए एक ही रूल होता है। किस तरीके से? ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीजें तो बनानी ही पड़ेगी आपको। ये हो गया यहाँ पे पोल। दोबारा बता देता हूँ, ये एक नॉर्मल लाइन जो होती है मिरर के बिल्कुल बीच से, वो होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर पे मिलता है वो होता है आपका पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बोला जाता है अपर्चर। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई भी रे किस पे टकराती है? मिरर पे टकराती है, तो टकराने के बाद हमेशा एक स्पॉट से गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से। कोई भी रे हो, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो यहाँ से हो, जितनी भी पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से एक कॉमन पॉइंट से गुजरेंगी, वो कहलाता है फोकस। फिर इसका जो हाइपोथेटिकल सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी वो कहलाती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस के बीच की दूरी कहलाएगी आपकी फोकल लेंथ।
अब पोल से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक होता है वी, ये होता है इमेज डिस्टेंस। और कहां से? फ्रॉम पोल, पोल से ही डिस्टेंस मापे जाएंगे। देखिए साइन कन्वेंशन यूज होता है, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, आपकी बुक के अंदर अगर आप चेक करोगे तो ये टॉपिक दे रखा होगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे आप स्केल रखते हो तो स्केल का जो जीरो होगा वो किस पे होगा? पोल पे होगा। सारे डिस्टेंस जो होंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे। दूसरी चीज, अब बाकी आपने एक्सिस पढ़ा है, बड़ा आसान है। अब ये एक्स और वाई एक्सिस होता है, हर छोटी क्लास में भी पढ़ते आए हो आप। तो ये अगर एक्स है ये एक्स डैश होता है, ये वाई है तो ये क्या होता है? वाई डैश होता है। इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नीचे की नेगेटिव होती है। तो सीधी बात है, ये बीच का पॉइंट कौन सा होगा? पोल। पोल से राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंस कैसे होंगे? पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट आएंगे तो डिस्टेंस कैसे माने जाएंगे? नेगेटिव। पोल से ऊपर अगर मापोगे तो डिस्टेंस कैसे माने जाएंगे? पॉजिटिव। और पोल से नीचे आएंगे तो डिस्टेंस कैसे माने जाएंगे? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं, जैसे u की नेगेटिव वैल्यू, और हर टाइम पे u की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और v की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरीके से h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज। तो ये डिस्टेंस भी क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। यानी पोल से अगर नीचे की तरफ मापेंगे आप तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। पोल से ऊपर की तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव होगा। चाहे वो इस साइड में है चाहे वो इस साइड में है, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में चल के अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, पोल के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा। ये जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपको बहुत सावधानी से करनी पड़ेंगी, काम आएंगी। अब देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होता है, इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। एक सिंपल स्टेप, और आपको कोई रट्टे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सपोज यहाँ पे इसका है फोकस, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब मिरर इस तरीके से होगा तो ऑब्जेक्ट कई जगह पे रखा जा सकता है। देखिए कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है और कहाँ कहाँ इमेज बन सकती है। ऑब्जेक्ट को एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी मतलब इन्फिनिटी पे हो, जिस डिस्टेंस को हम मेजर ही नहीं कर सकते। लाइट सोर्स है, सूरज से किरणें आ रही हैं और इस चीज से भी टकरा रही हैं, तो हमारे को पता ही नहीं होता एक्चुअली में ये कितनी दूर से आ रही है। एक होता है फाइनाइट डिस्टेंस। अब इन्फिनिटी से जब डिस्टेंस होता है, एक तो वो हो गया, दूसरा हो गया फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है? एक रखा हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ, यानी कहीं ना कहीं इस पोर्शन में। एक हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर। एक हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। एक हो सकता है फोकस के बिल्कुल ऊपर, और एक हो सकता है फोकस और पोल के बीच में। तो ये 6 स्पॉट बनते हैं। यानी एक तो बिल्कुल इन्फिनिटी पे होगा, कहीं पे भी है पता नहीं। एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, एक फोकस के ऊपर है, एक फोकस और पोल के बीच में। अब देखिए ध्यान से समझिए, इमेज भी कुछ इन्हीं जगहों पे क्या हो सकती है? फॉर्म हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी, ऐसा नहीं होता। इमेज फॉर्मेशन के तरीके देखिए, पहले इन्फिनिटी का बाद में करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए किस तरीके से होगा। अभी सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से कोई खड़ा है इस मिरर के सामने, तो आपने किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करनी है? आपने क्या करना है, इमेज के बिल्कुल ऊपर वाले सिरे से एक रे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे टकरा लेनी। ये रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल शीशे से क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी, जैसे मैंने पहले ही बताया था।
टकराने के बाद हमेशा जब ये वापस आएगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। तो ये रे टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस के अंदर से गुजरेगी, ये आपकी फोकस के अंदर से गुजरेगी। इसको क्रॉस कर दो, ये आ दूसरी रे इसी के सिरे से सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजरेगी। देखिए कैसे, ये इसका ऊपर का सिरा था और ये इस तरीके से ये रे मुझे। अब देखिए जहां पे भी ये रे दोनों आपस में मिलती हैं वहां से आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये जो होगी ये आपका अगर ऑब्जेक्ट था तो ये आपकी क्या है, इमेज। ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है आपकी इमेज। बड़ा आसान है, दोबारा बता देता हूं। पहली रे बिल्कुल ऊपर से जाएगी, ऊपर से जाने के बाद मिरर से टकराएगी, मिरर से टकरा के फोकस के अंदर से वापस आ जाएगी। दूसरी रे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सिर के ऊपर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजरकर जहां पे भी मिलेगी दूसरी रे के साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ, वहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो इमेज होगी सीधी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो इमेज होगी उल्टी। अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो इमेज आपकी होगी रियल, क्योंकि ये इमेज शीशे के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि शीशे का कहीं ना कहीं चमका पड़ रहा है भाई। शीशे से टकरा के लाइट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, किसी फ्लोर के ऊपर, किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी बोर्ड के ऊपर। लेकिन अगर इमेज बनेगी शीशे के पीछे, जैसे कैसे बनेगी, देखिए एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। इस तरीके से कुछ मान लिया ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि पहली लाइन टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से क्या आएगी, वापस आएगी। दूसरी कहाँ से आएगी, ये सीधी की सीधी कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस साइड तो इसके मिलने का कोई भी चांस नहीं, तो ये हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से मिलेगी तो ये यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। अब ये इमेज शीशे के अंदर दिखाई दे रही है आपको। शीशे के अंदर अगर इमेज दिखाई दे रही है तो सीधी बात है वहां पे है कुछ भी नहीं, मिरर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे मिरर के अंदर कुछ है। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। एक बात याद रखिए, वर्चुअल इमेज जो होगी वो आपकी सीधी होगी, और रियल इमेज जो होगी वो आपकी हमेशा उल्टी होगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी, और वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, सीधी होगी। इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी। ये अगर मान लिया मिरर है आपका, और यहाँ पे सपोज इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे मान लिया उसका ऊपर का सिरा बहुत ऊपर है, लेकिन जब तक वो यहाँ से पहुंचेगा, मिरर पे टकराने के लिए पहुंचेगा, तो होगा क्या, वो रे बिल्कुल इससे मिलती जुलती सपोज यहाँ से यहीं से आ गई, ऐसे इस तरीके से आ गई, ये आपके फोकस के अंदर से गुजर गई। इन्फिनिटी से आ रही है, उसके ऊपर के सिरे से आ रही है बहुत दूर से, लेकिन इस सिरे से, ये उसका मान लिया ऊपर का सिरा है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से गुजरेगी, क्योंकि वो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये उसके सिरे से जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो वो कुछ इस तरीके से लाइट आएगी, तो इसी तरीके से वो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो फोकस पे ही बनेगी, और कैसी इमेज होगी, बिल्कुल नुकीली, यानी पॉइंट साइज की इमेज होगी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, आपका इन्फिनिटी पे रखा होगा। बुक के अंदर ये डायग्राम इस तरीके से दिया मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया मिलेगा कि ये लाइन ये आ रही है, ये फोकस पे है, ये है, इधर से भी आ रही है, फोकस पे है, और इस तरीके से आपको ये दिया मिलेगा। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, क्योंकि ये लाइन, इस लाइन का स्लोप बहुत कम होता है, बहुत नाम होता ही नहीं है एक्चुअली में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से और फोकस के अंदर से बहुत ज्यादा टेढ़ी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे फोकस के बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ में लाइन आ रही है, ऐसे इस तरीके से, और इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पे बन जाएगी, फोकस पे
बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख के कहीं पे भी इसका क्या बना सकते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा हो आपकी बुक के अंदर से अगर एक बार भी आप देखेंगे साथ में बुक खोल के, तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी के साथ क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अब मैं बात करूंगा मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है या छोटी बनी है। आपने रेज को रिफ्लेक्ट किया, शीशे के सामने खड़े हो गए, तो ऐसे में आप बड़े दिखाई दोगे या छोटे दिखाई दोगे, वो डिपेंड करता है h डैश अपॉन h। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई दिया या कितना छोटा दिखाई दिया। सपोज 2 मीटर की इमेज बन गई लेकिन ऑब्जेक्ट 1 मीटर का था, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 2 हो गया, यानी जो इमेज का साइज था वो क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो एक ही है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर थी, 2 मीटर का ऑब्जेक्ट 1 मीटर का दिखाई दे रहा है, यानी आधा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगा वो कितना होगा, 0.5, यानी ऑब्जेक्ट कितना हो गया, आधा हो गया। ये होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ये किसके बराबर होता है, ये h डैश बाई h तो होता ही होता है, ये माइनस वी बाई यू के भी बराबर होता है। माइनस वी बाई यू, माइनस का मतलब ये नहीं है कि v की वैल्यू पहले ही माइनस में है तो हम उसको माइनस ले लें, नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और u की वैल्यू क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। तो इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके अंदर आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशंस का क्या ध्यान रखना है कि पोल से सारे डिस्टेंस मापे जाएंगे। पोल के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। पोल के राइट हैंड के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिंपली वैल्यूज रखिए, बड़ी आसानी से आप इन न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। अब यहां पे आपका जो है मिरर का पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म होता है, सिर्फ मिरर के यूज बचते हैं। अब देखिए यूज क्या क्या होंगे। तो यूज से पहले मैं आपको एक बार कन्वेक्स मिरर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये कन्वेक्स मिरर हो गए सपोज। अब देखिए, अब इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस खोजें तो सीधी बात है, इस साइड तो पूरा नहीं हो सकता, इस साइड तो ये पूरा नहीं हो सकता, इधर तो गोला इधर तो पूरा नहीं हो सकता, गोला तो उधर ही पूरा हो सकता है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कहाँ पे होगा, इस साइड होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होता है फोकस होता है, तो फोकस भी यहाँ पे होगा, इधर में होगा। तो कोई भी रे आती है इधर में, ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना फोकस है, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फाइनाइट डिस्टेंस से आएगी या इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी। इनफाइनाइट से आएगी तो सिंपल तरीका है, फोकस पे इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। फाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो कैसे आती है, इसके पैरेलल कोई रे आई, रे टकराने के बाद मैंने बताया था, सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे रखा है, तो रे टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद मैंने बताया था कहाँ से जाती है, कहाँ से गुजरती है, फोकस के अंदर से गुजरती है। ये पहली लाइन फोकस के अंदर से गुजरेगी। दूसरी मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजरती है, तो सीधी बात है ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजरेगी। ये यहाँ पे टकराई तो ये इमेज बनेगी। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। कैसी बनती है, छोटी इमेज बनती है। और जो आपका कनकेव मिरर होता है उसमें छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, सेम साइज की भी बन सकती है, पॉइंट साइज की भी बन सकती है, कैसी भी इमेज बन सकती है। अब इनके यूज क्या होते हैं। अब जहां पे छोटे को बड़ा देखना होगा वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स का तो कर नहीं सकते, क्योंकि कन्वेक्स में तो हमेशा ही इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, तो कनकेव का यूज करेंगे। जहां पे हमें छोटे को बड़ा देखना होगा, जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं हम, तो डेंटिस्ट क्या होता है हमारे दांत की कैविटी जब चेक करता है तो वो अंदर एक मिरर फिट करता है, मिरर लगा के चेक करता है, ताकि छोटी सी चीज क्या दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे, और आसानी के साथ वो कैविटी को जांच सके। लेकिन जहां पे बड़ी चीज को छोटा दिखाना होगा तो डेंटिस्ट मिरर के रूप में कहाँ किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। अब बड़ी चीज को अगर छोटा देखना हो, रियर व्यू मिरर होता है, आपकी बाइक का होता है या आपके किसी भी व्हीकल का होता है, जो फ्रंट में मिरर लगा होता है जिसमें पीछे की चीजें नजर आती हैं। अब पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मिरर क्या है, बिल्कुल
छोटा सा, आप उस छोटे से के अंदर क्या देखना है आपको, बहुत बड़ा बैकग्राउंड देखना है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, कौन सा मिरर यूज करोगे, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स, क्योंकि वो बड़ी चीजों को क्या दिखा देता है, छोटा दिखा देता है। तो ये कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, रियर व्यू मिरर के अंदर, व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर जो होता है वो किसका होता है, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और भी बहुत यूज होते हैं, जैसे सैलून्स वगैरह पे क्लॉथ शेविंग के लिए, जो कई बार देखा होगा आपने, एक्टर जो होता है वो एक्ट्रेस बन जाता है, कुछ रोल वगैरह जब वो करते हैं तो उसके लिए उसको काफ़ी क्लीन सेव करना पड़ता है। तो ऐसे में उस क्लीन सेविंग के लिए बहुत बारीकी से बियर्ड्स को जांचना पड़ता है। तो ऐसे में किसका यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो मिरर पोर्शन है वो खत्म होता है। और एक बात और मैं समझा देता हूँ, कनकेव और कन्वेक्स में पजल नहीं होना बिल्कुल भी। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, देखिए कनकेव जादूगर होता है, कनकेव मिरर जादूगर मिरर होता है। जादूगर क्या काम कर सकता है, बड़ी चीज को छोटा दिखा सकता है, छोटी को बड़ा दिखा सकता है, इस तरीके से। लेकिन ये कन्वेक्स जो होता है ये इसका चेला होता है, ये सिर्फ बड़े को छोटा दिखा सकता है। ये तो छोटे को बड़ा भी दिखा सकता है, बड़े को छोटा भी दिखा सकता है, सेम साइज, पॉइंट साइज सब कुछ दिखा सकता है। लेकिन ये सिर्फ बड़े को क्या दिखा सकता है, छोटा दिखा सकता है। अब जो कनकेव मिरर है वो ही कन्वेक्स लेंस है। कनकेव मिरर का भाई कौन है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स मिरर का भाई कौन है, कनकेव लेंस है। लेंस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो काम कनकेव मिरर करता है वो काम कन्वेक्स लेंस करता है। कन्वेक्स लेंस भी किसी चीज को बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, सेम साइज कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन कनकेव लेंस जो होता है वो सिर्फ बड़ी चीज को क्या बनाता है, छोटा बना के दिखाता है। चलिए लेंस के बारे में एक बार शुरू करते हैं फटाफट। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए भाई, कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का आर पार हो जाना, किसी भी चीज़ के अंदर से लाइट का आर पार हो जाना। अब लाइट जब आर पार होगी तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, ये वो या तो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, और एक उसकी डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें जरूर से भी जरूर क्या होंगी, चेंज होंगी। कैसे होगी, देखो सपोज आप बाइक पे जा रहे हो, आप एक रफ रास्ते पे हो जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड है, रोड बीच में से कटा हुआ है, सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप क्या करोगे, बाइक की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब गड्ढे के अंदर बाइक जाएगी तो इधर उधर भी जाएगी। लेकिन एक स्मूथ रास्ता है आपका, मान लिया सपोज सीधा रास्ता है, तो सीधे रास्ते पे बिल्कुल प्लेन रास्ता है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड भी तेज हो जाएगी और बाइक इधर उधर भी नहीं मुड़ेगी। तो ऐसे ही जब भी लाइट किसी चीज़ से टकरा के उसके आर पार होती है, तो आर पार होने के से दो चीज़ें होती हैं। एक तो मीडियम ऐसा होता है, एक माध्यम ऐसा होता है जिस माध्यम के अंदर से लाइट आ रही है, एक माध्यम ऐसा है जिसके अंदर से होकर गुजर रही है। अब पार्टिकल डेंसिटी देखी जाती है कि किस मीडियम में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। अब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितने ज़्यादा रोड में गड्ढे होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो जिस मीडियम की पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल मान लिया जिसके अंदर ज़्यादा होती हैं, उसको तो बोला जाता है, जिसके अंदर कम होते हैं उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, रेयर मीडियम यानी पार्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है। समझ आई बात। एक दूसरा मीडियम होता है जिसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, डेंसर मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा गहरे हैं, ज़्यादा हैं, तो वो क्या होता है आपका डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए समझिए। मान लिया ये सपोज कोई भी एक आपका एक मीडियम है, यहाँ से ये मीडियम शुरू हो गया और यहाँ तक ये मीडियम है। अब लाइट यहाँ से आ रही है, इसी तरीके से इसका भी एक क्या हो गया, नॉर्मल।
ये इस तरीके से नॉर्मल हो गया, नीचे तक ले जाते हैं। अब जब लाइट यहाँ पे टकराएगी, ये रेयर मीडियम ऊपर वाले में कम पार्टिकल्स है, तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो रे क्या हो जाएगी, अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जब जाती है तो रे अपना रास्ता क्या कर लेती है, नॉर्मल की तरफ झुका लेती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एक लॉ होता है अपना स्नेल्स लॉ। ये सिर्फ समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसकी क्लास टाइम में कर लेंगे जब आप क्लासेस में आएंगे। स्नेल्स लॉ वो बोलता है अगर इस एंगल का साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन एफ ऑफ एंगल आर, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पार्टिकल इन द मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम 2 इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होती है, c के बराबर होती है या n के बराबर होती है। ये जो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ ये बताने का तरीका है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट गई है तो वो कितने गुना स्पीड उसकी कम हो गई है या कितने गुना उसकी स्पीड बढ़ गई, सिर्फ ये चीज़ है। और वो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर, या बोल सकते हो V1 अपॉन V2। अब ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब काम कैसे करते, ये मैं देखिए, अब सपोज यहाँ पे फिर से ये नॉर्मल हो गया इसका, यहाँ पे लाइट टकराने के बाद ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था। जब डेंस मीडियम से रेयर में जाएगी तो जस्ट इससे उल्टा काम हो जाएगा, यानी लाइट नॉर्मल से दूर हट जाएगी इस तरीके से। और इसका एक्सपेरिमेंट भी हम जब आप क्लास में आएंगे तो हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इस तरीके से लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। इसलिए जब भी हम, कई बार देखा होगा आपने, पानी के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखते हैं या आगे शीशा लगा के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो थोड़ा सा बीच में से क्या दिखाई देता है, हमारे को बेंड दिखाई देता है। कभी भी देखा होगा आपने, आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले लीजिए और उसके अंदर पानी भर लीजिए और उसके आगे पेंसिल या पेन को आगे रख के देखिए तो आपको हल्का सा क्या दिखाई देगा, बेंड दिखाई देगा। वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब स्फेरिकल लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, स्फेरिकल लेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंस वही चीज़ है कि जिसके अंदर से लाइट क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। देखिए भाई, लेंस भी दो तरह के होते हैं, वही कनकेव और कन्वेक्स। एक तो होता है इस तरीके से, कनकेव हमने इस तरीके से किया था तो एक इधर में इस तरीके से मिल गया, इधर इस तरीके से मिल गया, तो ये तो आपका क्या हो गया, कनकेव लेंस। और कन्वेक्स इस तरीके का था, इधर भी इस तरीके का मिला दीजिए तो ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। ये आपका हो गया कनकेव लेंस, ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। सेम टू सेम वही जो हमने किया था, मैंने बताया था जो कनकेव मिरर है वही कन्वेक्स लेंस है। तो पहले हमने वहां पे कनकेव मिरर के बारे में किया था, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के बारे में करते हैं और फट से समझ आ जाएगा आपको। एक ही करवाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की शेप है, इधर भी फोकस है और इस तरीके से अगर होगा तो इधर भी क्या बनेगा, आपका फोकस बनेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ फोकस ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो देखिए भाई, यहाँ पे एक तो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम F1, इसको मान लेते हैं 2F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे होता था। इसी तरीके से इसको मान लेते हैं F2, इधर वाले को, ये हो गया F2, ये आपका हो गया 2F2। और बाकी सारी चीजें वही हैं। ये बीच में इसका जो सेंटर है मिरर का, जिसको आप इसमें पोल बोलते थे,
इसमें सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए भाई, अभी इसके अंदर भी वही केस होते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वही इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे कहाँ कहाँ बन सकती है आपकी इमेज। सपोज उसी की तरह करते हैं, यहाँ पे हो गया, तो इसके अंदर से जब भी टकराएगा इसके बिल्कुल बीच में लेके जाना है आपको। बीच में ले जाने के बाद एक रे को उस पार में जो फोकस है इसका F2 है, उसके अंदर से क्या कर देना है, क्रॉस कर देना, पहली रे। दूसरी रे को आपने क्या करना है, उसके अंदर से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करते थे, इसके अंदर इसका जो सेंटर होता है मिरर लेंस का, उसके अंदर से दूसरी रे को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। जहाँ पे भी टकराएंगे वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जहाँ पे भी ये टकराएंगे वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। लेंस के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि राइट साइड में जो होगा वो रियल इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड में जो होगा वो वर्चुअल इमेज बनेगी। लेफ्ट साइड के अंदर कैसे इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी आपकी, शीशे के पार जो दिखाई देगा। तो देखिए भाई, ये हो गया। इसके बाद आप कहीं पे भी मिरर इन रेज को कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कनकेव की बात करूं मैं, कनकेव के अंदर वही होता है कि इसके अंदर इधर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, सिर्फ इधर होंगे, एक F1 होगा, एक ये 2F1 होगा। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो या कहीं पे भी है, इन्फिनिटी पे है, तो पहली रे टकराएगी, टकराने के बाद F1 के अंदर से गुजरगी, दूसरी टकराने के बाद मैंने बताया था इसके बीच से गुजरगी, तो ये हो गया। ये जहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन होगा ये आपका, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, ये इस तरीके से होता है। तो इधर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, F1 इस तरफ में होता है, F1 इस तरफ में नहीं होता। तो ये आपका हो गया F1, ये हो गया 2F1। कहीं पे भी होगा क्या होगा, इस तरीके से टकराएगी, F1 के अंदर से गुजर जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से गुजर जाएगी। जहाँ पे भी दोनों लाइन मिली है वहीं पे आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। फिर मैंने बताया था ये लेंस जो होता है वो चीज़ को छोटे से बड़ा दिखा सकता है, बड़े से छोटा दिखा सकता है, सेम साइज दिखा सकता है। ये क्या दिखाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा भाई, आपका बड़े से छोटा दिखाएगा। अभी यूज कहाँ पे होगा, यूज कहाँ पे होगा भाई, जहाँ पे आपको लाइट सिकोड़ के एक ही जगह पे रखनी है, वो तो वहाँ पे तो आप किसका यूज कर सकते हो, बड़े से छोटा देखना है। ऐनक के अंदर आपके जो ऑप्टिकल्स होते हैं या आपकी जो चश्मे होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर दोनों लेंसेज का यूज होता है। आपका कनकेव का भी यूज होता है और कन्वेक्स का भी यूज होता है। लेकिन जहाँ पे छोटे से बड़ा देखना हो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, कनकेव का यूज करोगे। खासकर मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, कई बार हम शीशे के अंदर से चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं, यानी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, वहाँ पे आपका किसका यूज होगा, कनकेव लेंस। इसके अलावा जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर भी इन लेंसेज का यूज होता है। अब एक लेंस फार्मूला आता है आपका, लेंस फार्मूला भी सेम मिरर फार्मूला की तरह है, बस एक साइन का फर्क है। 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फार्मूला जो था वो आपका क्या था, 1/f विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है भाई, बाकी सारा का सारा आपने जो भी किया है सेम टू सेम वही है, साइन कन्वेंशन वही है। लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस नेगेटिव है, राइट हैंड साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव है, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव है, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव है, सेम टू सेम। और सारे के सारे डिस्टेंस इसके बिल्कुल सेंटर से मापे जाएंगे। ये आपका लेंस फार्मूला है, इसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो, इन फार्मूलाज के अंदर इनकी वैल्यूज रख दीजिए और आप आसानी से उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो होगी वो क्या होगी, h/h, सेम जो मिरर की थी वही किसकी होती है, लेंस की होती है। लेकिन लेंस के केस में मैग्निफिकेशन जो होती है वो v/u होती है, ना कि -v/u। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, v/u, ना कि -v/u। अब एक चीज आपकी बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। आपकी बुक के अंदर दिया होगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस जो होती है, जो इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ,
इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। कई बार आपने देखा होगा कि उसको चश्मा लगा हुआ है, वो 1 नंबर का है, 1.5 नंबर का है, -1 का है, माइनस का है, प्लस का है, इस तरीके से नंबर देखे होंगे। वो होती है पावर ऑफ लेंस, और वो क्या होती है उसकी फोकल लेंथ का इनवर्स। फोकल लेंथ का इनवर्स। फोकल लेंथ को हम मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ का उल्टा, 1/f। और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर इनवर्स, या इसको बोल देते हैं डायरेक्ट। क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट। तो -1 नंबर का चश्मा है, -2 नंबर का चश्मा है, उससे आपको पता लग जाएगा फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है। आप चेक कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका किस तरफ में होगा, फोकस उसका किस तरफ में होगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। फोकस जिस तरफ में भी होगा, अगर राइट हैंड साइड में फोकस है तो सीधी बात है आपकी फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर उसका फोकस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर का चश्मा है तो उस मतलब उसके अंदर लेंस दूसरा लगा है। पॉजिटिव नंबर का चश्मा है तो उसके अंदर लेंस दूसरा लगा है। पावर ऑफ लेंस किस में मेजर की जाती है, यूनिट क्या होती है, डायरेक्ट। तो ये मैंने बहुत जल्दी में आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट 10th चैप्टर करवा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन साथ में आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। आप मेरे को बोलोगे सर आपने बता तो दिया लेकिन हमारे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बुक नहीं उठाई है और लिटरली पिछले 2 साल 1-1.5 साल हो गया मेरे को, मैंने इस चैप्टर को देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये करवा दिया, बहुत अच्छे से करवाया, एक भी कॉन्सेप्ट इसका मिस नहीं किया। तो आप बुक को नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा इस वीडियो का। आप बुक को पढ़िए, साथ में इस वीडियो को देखिए, आपको A to Z चीज़ समझ आएगी और एक भी मार्क, एक भी नंबर आपका एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से नहीं कटेगा। साथ में न्यूमेरिकल सोल्व करके देखो, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करके देखिए। कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।